अब अपन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स देखेंगे इंश्योरेंस की, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी शुड गिव प्रॉपर ऑफर एंड द अदर पार्टी शुड गिव हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर। मतलब देखो, इंश्योरेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंश्योरेंस के कंसेप्ट क्या रहता है कि जो एक पार्टी रहती है वो प्रॉपर ऑफर दे, मतलब सामने वाले को सही ऑफर दे, और जिसको जो अदर पार्टी उसको वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसी में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में फॉलोइंग स्पेशल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसमें क्या आता है, फॉर एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। देखो, कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड रखना है तो द इंश्योर्ड मस्ट पोसेस एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। मतलब जो इंश्योर्ड है, ठीक है ना, इंश्योर्ड कौन है, जो करने वाला है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, जिसका इंश्योरेंस हुआ है, मस्ट पोसेस एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्यों वो इंश्योरेंस क्यों कराएगा, ताकि उसको इंश्योरेबल एक इंटरेस्ट मिले, ठीक है ना, उसका फायदा हो इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेबल इंस्टेंट एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ गैम्बल। देखो, बिना इंश्योरेंस इंटरेस्ट के कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी, वो गैम्बल, जुए की तरह होगी, नल और वॉइड होगी। नल मतलब कोई उसका सही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगी वो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें बोला गया, ठीक है ना। इंश्योरेंस इंटरेस्ट इज अ pecuniary interest where the policyholder is benefited by the existence of subject matter and it prejudiced by the death or damage of the subject matter। अब देखो, इंश्योरेंस में मेन देखो, इंश्योरेंस किस लिए कराया जाता है, बेनिफिट उठाने के लिए कराया जाता है। अगर वो बेनिफिट ही नहीं होगा तो फिर तो गैम्बल जैसा हो गया ना, इसलिए भी बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक करना, और फिर आप एग्जाम्पल चाहे तो यहाँ से एग्जाम्पल देना। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्राइम, एक एग्जाम्पल काफ़ी, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल देते रहे यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ में क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड अपॉन द एटमोस्ट गुड फेथ, दैट इज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट fully disclose all the facts related to the insurance which are known to them। देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, गुड फेथ, एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है उसको जो भी इंश्योरेंस के रियल फैक्ट्स हैं, जो सही चीज़ हैं, वो पार्टीज़ को, सामने वाले को सब कुछ बताना है, ठीक है ना। इन एनी पार्टी इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंट्स, डज नॉट डिस्क्लोज और मेक फ्रॉड कंसर्निंग मेकिंग मटेरियल फैक्ट्स। मतलब देखो, जो सही बात है, देखो इंश्योरेंस में भी कई टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा तो ये आपको इंश्योरेंस आपका हो पाएगा। तो यही चीज़ उनको क्लियरली, हर चीज़ उनको बताना ज़रूरी है। और अगर आपने फ्रॉड किया, ढंग से उनको बताया नहीं, देन द सेकेंडरी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट एज इनवैलिड। तो फिर जो सेकंड पार्टी होगी, मतलब जिसका इंश्योरेंस जिसने करवाया होगा, उसको जब हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं तो फिर वो कैसे वैलिड मानेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना। एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट। गुड फेथ मतलब होता है हर चीज़ का कंप्लीट डिस्क्लोजर, मतलब हर चीज़ बाकायदा अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए, कुछ भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया एटमोस्ट गुड फेथ में। फिर नेक्स्ट अपना है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या आता है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज टू मेक प्रोविजन फॉर द लॉस एक्वायरिंग ड्यू टू एनी इवेंट इन फ्यूचर। देखो, इंश्योरेंस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो भी लॉस फ्यूचर में होगा उसके लिए प्रोविजन बनाना, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ डिवाइस और टू जनरेट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट अपने आप तो प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करता है, इसलिए पहले अपन को प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो घटना घट सकती हैं तो इसका एक एग्जैक्ट अपन को अंदाजा लेके, ठीक है ना, प्रोविजन बनाना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन गेट कंपनसेशन फॉर एक्चुअल लॉसेस सफर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस। देखो, अब जिसका इंश्योरेंस उसने कराया था जिस चीज़ के लिए, और अगर वैसा ही नुकसान उसको हो गया तो फिर क्या होगा, जो इंश्योरर होगा, जो इंश्योर करने वाला होगा, वो उसको फुल कंपनसेट करेगा जो भी लॉस हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है ना। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर्ड हैज़ टू प्रूव दैट द अमाउंट ही इज क्लेमिंग इन हिज एक्चुअल इज हिज एक्चुअल। अब देखो, इसमें भी क्या बोल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट वो क्लेम कर रहा है वो सच में उतना अमाउंट का लॉस उसको हुआ है या नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कम लॉस हुआ है, ज़्यादा क्लेम कर दिया, नहीं, तो एग्जैक्ट कितना, जितना लॉस हुआ उतना वो क्लेम कर रहा है कि नहीं, ये सब उसमें देखना पड़ता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। फिर नेक्स्ट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। ये प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फायर और मरीन इंश्योरेंस के लिए, ठीक है ना। द डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन रिफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरेंस टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या रहता है, इंश्योरेंस रिफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योर, मतलब इंश्योरेंस करने वाले का राइट होता है
टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम, मतलब इंश्योर्ड की जगह पे वो रहेगा क्लेम को सेटल करने के बाद। मतलब कैसे, इन सो फार एज द इंश्योर्ड राइट्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम एन अल्टरनेटिव सोर्सेज इन्वॉल्विंग, इसमें है इन द इंश्योर्ड इज इन पोजिशन to recover the loss in full or in part from the third party due to whose negligence the loss may have been precipitated. His right of recovery is subrogated to the insurer or settlement of the claim. The insurance thereafter recovers the claim from the third party. The right of subrogation may be exercised by the insurer before payment of loss. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो इंश्योरेंस करने वाला है उसको क्या बोला गया है कि वो इंश्योर्ड के जगह पे खड़ा होकर पूरा क्लेम को वो खुद सेटल करेगा। मींस वो थर्ड पार्टी से वो कवर करवाएगा उस क्लेम को, या तो फुल में कवर करवाएगा या पार्टली थर्ड पार्टी से, ठीक है ना, उसको कवर करवाएगा उस क्लेम को। ड्यू टू हुज नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, उसके निगलेक्ट करने की वजह से जो लॉस हुआ है और जो प्रीसेप्टिपेटेड है, ठीक है ना, हैज़ राइट टू रिकवर द सबरोगेट ऑफ इंश्योरेंस सेटलमेंट क्लेम, मतलब उस क्लेम को सेटलमेंट उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना। फिर नेक्स्ट है प्रॉक्सीमेट कॉज में क्या आता है, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इंक्योर्ड ड्यू टू रीजन मेंशन्ड इन पॉलिसी। इसमें कहता है इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करना ही पड़ेगा, जो भी रीज़न अगर उस पॉलिसी में लिखा है उस रीज़न के हिसाब से लॉस हुआ तो फिर उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। बट इफ लॉस इज आर इंक्योर्ड ड्यू टू रीज़न नॉट मेंशन, और अगर ऐसे वजह से लॉस हो रहा है जिसमें पॉलिसी में वो रीजंस नहीं दी गई हैं, देन प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी कॉज इट्स फॉलोज। तो इसमें फिर ये वाला प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द अंडर द कंडीशन वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस बियरिंग द प्रॉक्सिमिटी कॉज एज इज फॉलोज, ठीक है ना। तो देखना, या तो पॉलिसीज में जो लिखा है उसके वही रीजन से लॉस हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर फिर लॉस हुआ है और उस पॉलिसी में वो दिया नहीं है उस वजह से लॉस हुआ है, ठीक है ना, अदर रीजन की वजह से, तो फिर कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल करेंगे, प्रॉक्सिमेट कॉज वाला, ठीक है ना। फिर अपना क्या है, मेडिकेशन ऑफ लॉस। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन इफ इज इंश्योर्ड। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो इंश्योर्ड होगा शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, उसको अपनी इवन हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फायर ब्रोक आउट ऑफ हिज एनी इंश्योरेड गो डाउन, द ओनर मस्ट टेक एवरी एफर्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब देखो, अब इसमें ऐसा भी बोला गया है इसके हिसाब से, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपने इंश्योरेंस करवा के भी रखा है उसका, तो ये नहीं आप जलने दो उसको छोड़ दो जैसे हाल पे, नहीं, आप इंश्योर्ड को खुद ये ट्राई करना है कि कम से कम नुकसान हो, कि उसको मिनिमाइज करे लॉस को। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फायर लग गई है गोडाउन में, भले वो गुड्स गोदाम में जो गुड्स हैं वो इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस उसके हैं, पर अगर उसमें आग लग गई है तो जो इंश्योर्ड है उसको ट्राई करना चाहिए, एफर्ट्स लगाना चाहिए कि उस आग को वो कम करे। ये नहीं इंश्योरेंस हो गया तो पूरी तरह छोड़ दे, मतलब कम से कम नुकसान हो इतना उस पर ध्यान देना चाहिए, इसमें ये बोला गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब दो और दिए, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। री इंश्योरेंस क्या होता है, reinsurance is concerned with the insurance company if an insurance company gets more insurance business then its capacity in such situation is transfer a part of his business in favor of an other insurance company and takes commission for that. In simple words, reinsurance is a type of insurance of insured insurance. This contract is between two insurance company. अब देखो इसमें क्या बोला, reinsurance means क्या होता है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑफ इंश्योर्ड इंश्योरेंस, मतलब इसमें दो इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है ना। इफ एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स मोर इंश्योरेंस बिजनेस, अगर उसको ज़्यादा इंश्योरेंस बिजनेस मिल रहा है, देन इट्स कैपेसिटी इन सच सिचुएशन इज ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस इन फेवर ऑफ एन अदर इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर देखो इसमें क्या बोल रहे, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी को और ज़्यादा इंश्योरेंस बिजनेस मिल रहा है, मतलब वो बढ़ाना चाहता है अपने इंश्योरेंस को, ठीक है ना, तो क्या करेगा, वो अपने कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है, जो भी कुछ उसका इंश्योरेंस का जो कुछ पार्ट है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरी कंपनी को, ठीक है ना, और उससे कमीशन ले सकता है वो, ठीक है ना, समझ में आया। तो आप ये सिंपल वर्ड यहाँ से भी चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है ना, नहीं यहाँ से करना, इफ से लेके पूरा यहाँ तक करना, ठीक है ना, यहाँ से नहीं करना। फिर अब डबल इंश्योरेंस क्या होता है, इफ़ अ प्रॉपर्टी और लाइफ इज गॉट इंश्योर्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी इट इज़ कॉल्ड डबल। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कोई इंश्योरेंस कराने वाला है, उसने अपने प्रॉपर्टी और उसको उसने एक जगह से नहीं दो जगह से, ठीक है ना, एक से ज़्यादा जगह से उसने इंश्योरेंस करवा के रखा है, इसको डबल इंश्योरेंस बोला जाता है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कैन रिसीव क्लेम फ्रॉम ऑल दी कंपनीज। देखो जो लाइफ LIC जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं, जाहिर जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह से अपना लाइफ इंश्योरेंस कराए, वो कई जगह से अपना
लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है ना, तो वही बोला गया है। और वो हर कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फायर एंड अदर इंश्योरेंस द वेरियस कंपनीज जॉइंटली पे द क्लेम विच कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, और जैसे ये तो लाइफ के लिए होगा, तो लाइफ अगर जैसे जान लाइफ के लिए करवाया था तो फिर जितने भी कंपनी से कराया सब उसको बराबर क्लेम करेंगे जितने कॉन्ट्रैक्ट में उसने करा था। पर अगर फायर और कोई अदर इंश्योरेंस कराए, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, जो अलग अलग जो कंपनीज होंगी जहाँ जहाँ से उनने करवाया, तो ऐसा नहीं है कि वो हर लोग उतना भरपाई करेंगे, नहीं, जॉइंटली पे करेंगे। मतलब जैसे 1 लाख का नुकसान हुआ है फायर से, ठीक है ना, और 3-4 कंपनी से इंश्योरेंस कराया, तो वो 3-4 जो कंपनी वाले होंगे वो मिलके 1 लाख की भरपाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी 1-1 लाख देगी, ऐसे में तो फिर 4 लाख हो जाएगा ना, नहीं, 1 लाख के अंदर ही वो चारों कंपनियां क्या करेंगी, उसको कंपनसेट करेंगी। और वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल लॉस से, तो वही बोल रहा है क्लेम ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो एक्चुअल लॉस है उससे, ठीक है ना। ये किसके लिए, फायर और दूसरे इंश्योरेंस के लिए, पर लाइफ के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस कंपनी से जितने का इंश्योरेंस का उतना आपको रिसीव होगा, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस और एश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर बोथ वर्ड्स आर यूज एज सिनोनिमस। सिनोनिमस मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची की तरह इन इंश्योरेंस बिजनेस, बट देयर इज अ बिग कंसर्न इन बोथ, बिग डिफरेंस इन बोथ। इसमें क्या है, एश्योरेंस वर्ड इज यूज्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, द मीन ऑफ दिस वर्ड इज दैट इंश्योरेंस विल डेफिनेटली बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। देखो एश्योरेंस किसके लिए होता है, लाइफ इंश्योरेंस वाला होता है। इसमें क्या रहता है, जो भी इंश्योरर होगा उसको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है ना, डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। डेट मीन्स इवन इफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इंश्योरेंस and if he is serviced till the term of insurance, then the policy amount will be paid on the date of maturity. Insurance word used for general insurance, that means the insurer will pay the claim to the insured only in the causes of loss. अब देखो इसमें क्या बोला है, एश्योर्स में क्या है, डेफिनेटली आपको पे करना है, पर इंश्योरेंस में क्या रहता है, अगर लॉस होगा तो ही आपको पे करना पड़ेगा। इसमें ये इसकी कंडीशन रहती है, ठीक है ना। ठीक है, अब अपना आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस, ठीक है। फर्स्ट अपन देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड yearly by the insurer in the consideration of a premium undertake to pay or certain sum of money on the death of the insured or on expiry of the stipulated period whichever happens earlier। अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में, और जिसमें वो इंश्योर क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा प्रीमियम के तौर पे, ठीक है ना। जो भी टाइम टू टाइम वो प्रीमियम पे करेगा उस पर, और इकट्ठा होगा, ठीक है ना, सम ऑफ मनी होगा। और अगर इंश्योर्ड की डेथ हो गई तो कंपनी क्या करेगी, उसका क्लेम पूरी तरह से वापस करेगी, क्योंकि डेथ पे ही कराया था, लाइफ इंश्योरेंस है ना। जो डेथ होगी तो उसका क्लेम देगी, और अगर उसकी डेथ नहीं हुई और जितने पीरियड के लिए उसने जैसे इंश्योरेंस कराया था वो पीरियड पूरा खत्म हो गया, मैच्योर हो गया, तो फिर उसके पैसे उसको वापस करेगी। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो डेथ हो जाए या तो टाइम खत्म हो जाए इंश्योरेंस का, ठीक है ना, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। इसलिए तो बोला गया एश्योर मीन्स उसको डेफिनेटली अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वही बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस में ये रहता है। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। फर्स्ट क्या है, सुपीरियर सेविंग प्लान। लाइफ इंश्योरेंस इज अ superior to other form of saving because unlike other saving plans it affords full protection against risk of death। देखो इसको इस लाइफ इंश्योरेंस को सुपीरियर क्यों बोला गया अदर सेविंग से, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें पूरी प्रोटेक्शन रहती है डेथ के रिस्क से। इन केस ऑफ डेथ द फुल सम एश्योर्ड इज मेड अवेलेबल under a life insurance policy, whereas under other saving scheme the total accumulated savings alone will be available। उसको आप यहाँ से करना। डेथ के केस में क्या रहता है, a full sum assured is made available, जितने अमाउंट के लिए एश्योरेंस कराया था, ठीक है ना, इंश्योरेंस कराया था, वो पूरा अमाउंट आपको मिलेगा किसमें, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, ठीक है ना।
और जैसे कोई दूसरी सेविंग स्कीम होगी उसमें क्या रहेगा, टोटल एक्यूमुलेटेड सेविंग, क्योंकि आपने जितना आपने सेव किया है आपको उतना ही वापस मिलेगा। पर इंश्योरेंस के में क्या रहता है, जितना आपने दिया है डेथ के टाइम या मैच्योरिटी टाइम वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। तो भाई इसको इसलिए सुपीरियर बोला गया है दूसरे फॉर्म ऑफ सेविंग से, ठीक है ना। एनकरेज एंड फोर्स थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट क्या होता है इसमें, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द विल पावर टू कंटिन्यू अ लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान। अब देखो इसमें क्या बोला है, बहुत से ऐसे पीपल होते हैं जो लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स नहीं कर पाते हैं। एज सेविंग कैन बी इजिली विड्रॉन, मैनी may not be able to resist the temptation of using it for some less worthy purpose which may appear in importance to the moment. Thus life insurance provide compulsory saving। अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे कोई गरीब आदमी वो कहाँ से इतना सेव करेगा, और जैसे वो उसकी डेथ हो गई, जो भी आ गई डेथ हो गई, ठीक है ना, तो फिर वो अब उसके घर परिवार कैसे चलेगा। तो इसके लिए क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस से क्या रहता है, एक तो वो पैसा जो बच रहा है उसको वो सेव भी कर पा रहा है और उसको लाइफ को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। जैसे अगर आगे जाके उसको कुछ हो गया तो वो पैसा उसके फैमिली काम आ सकता है। इसलिए इसको ये फोर्स, इसलिए इसको बोला गया एनकरेज करता है, फोर्स करता है थ्रिफ्ट को, ठीक है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर से भी प्रोटेक्शन मिलेगा कैसे, द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर ऑफ द लाइफ एश्योर्ड बिकॉज बाय वैलिड असाइनमेंट ऑफ policy. The policy holder can nominate a person to whom the policy money would be payable in the event if is dead। और देखो इसमें क्या रहता है, जो पॉलिसी होल्डर रहेगा वो जाहिर सी बात है एक नॉमिनी बनाएगा कि उसकी डेथ के बाद वो जो पॉलिसी का पैसा है वो किसको मिलेगा। तो इससे क्या रहता है, क्रेडिटर जो रहते हैं वो उसको अपन वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि LIC का पैसा मिलने वाला है। इसलिए सुटेबल फॉर रेजिंग लोन्स, लोन लेने के लिए भी सुटेबल क्यों किया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी गिवन एज सिक्योरिटी टू रेज अ लोन इवन फॉर कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। लाइफ इंश्योरेंस से अपन क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए भी। द लोन कैन बी रेज्ड विदाउट एनी डिले ऑन द सेफ सिक्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। और लोन क्या इजीली अपन ले सकते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी इंश्योरेंस अपने कराया है, सेफ सिक्योरिटी पॉलिसी है अपने पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, टैक्स बेनिफिट में क्या आता है, the Indian Income Tax Acts allow deduction of certain proportion of taxable income of individuals or Hindu underdeveloped families for computing income tax, which is diverted to payment of life insurance premium. Taking this tax benefits into account, the assured is in effect paying his lower premium for his insurance। अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, इंडियन इनकम टैक्स जो एक्ट है उसने क्या किया, कुछ डिडक्शंस दिए हैं, कुछ मतलब टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे टैक्स पे करना है उस इनकम पे कुछ उनने डिडक्शंस दिए हैं, मतलब कुछ छूटे दी हैं, किसको, इंडिविजुअल्स को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ठीक है ना, बस इन दोनों को, ठीक है ना। इसमें क्या है, इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे, इनकम टैक्स निकालेंगे, ठीक है ना, उसको विच इज डाइवर्टेड टू पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। टेकिंग दिस टैक्स बेनिफिट इनटू अकाउंट, द अश्योर्ड in his effect paying a lower premium for his insurance। income tax which is diverted to payment of life insurance premium। अच्छा देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेते तो उनको क्या करना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता, पर लाइफ इंश्योरेंस लिया तो इस वजह से वही बोल रहा है जो इनकम टैक्स जो देना है वो किस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे क्या रहेगा कि दिस टैक्स बेनिफिट्स इनटू अकाउंट्स ऑफ एश्योर्ड, मतलब ये किसको बेनिफिट देगा, एश्योर्ड के अकाउंट में देगा, जिसकी वजह से उसको प्रीमियम क्या बनेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगी वो कम रेट की होगी, ठीक है ना। कितने 5 पॉइंट्स हो गए, तो 5 एडवांटेजेस काफ़ी हैं इसके। अब देखो ये क्या है, मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ स्पेशल एलिमेंट्स में, ठीक है ना, तो वही जो अपन ने पीछे पढ़े थे ना वही पॉइंट्स है। इसमें देख लो मेन एलिमेंट्स में, लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, हैंस इज इसेंशियल दैट अ लाइफ इंश्योरेंस हैज़ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस का वो पता ही, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, और इसमें क्या रहता है, इसेंशियल होता है लाइफ इंश्योरेंस में एलिमेंट्स क्या रहता है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनवैलिड है तो काम का किसी काम का नहीं, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो फुली मतलब अच्छे तरीके से उसको नेसेसरी और पूरा उसको फुलफिल करना चाहिए। और ये मैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एटमोस्ट गुड्स फिट वाला तो आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब देखो कितने टाइप्स ऑफ अपने इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, ठीक है ना।
फर्स्ट क्या है, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, अ होल लाइफ पॉलिसी इज वन विच इज टेकन टू कवर द एंटायर और होल पीरियड of life of the assured. This policy money becomes payable on the death of the life assured to the nominee or the beneficiary. अब देखो होल लाइफ पॉलिसी में क्या रहता है, जब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा तभी उसको पैसे वो मिल पाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, देखो इट टेक्स कवर द एंटायर और होल पीरियड ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, या तो एंटायर या तो पूरा पूरा लाइफ चल जाएगा एश्योर्ड के पास, ठीक है ना। द पॉलिसी मनी बिकम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, मतलब डेथ के बाद ही ये पैसा मिलेगा जो भी नॉमिनी होगी, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको, ठीक है ना। फिर एंडाउनमेंट पॉलिसी में क्या होता है, एंडाउनमेंट इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द सम एश्योर्ड टू बी पेड आइदर एट डेथ और आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स विच एवर कम्स फॉर। अब देखो एंडाउनमेंट वाला, इसमें क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में था वो पैसा डेथ के बाद मिल जाएगा या फिर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद मिल जाएगा, दो जो भी पहले आएगा पैसे मिल जाएंगे। द नंबर ऑफ ईयर इज सिलेक्टेड बाय द एश्योर्ड व्हेन अफेक्टिंग अ पॉलिसी, और इसमें जो नंबर ऑफ ईयर रहता है वो पहले से सिलेक्ट करके रखा जाता है कि कितने साल तक आप पॉलिसी ले रहे हैं, या तो डेथ पहले हो जाए तो पैसे मिल जाएंगे, या फिर टाइम पूरा हो जाए, नंबर ऑफ ईयर जो फिक्स किया था वो पूरा हो जाए तो पैसे मिल जाएंगे। फिर मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, द स्कीम इज मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज। The main characteristics of the money back policy is that after a number of installments, 20% of sum assured are payable in cash and a certain intervals to the assured. अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये आजकल ज़्यादा चल रहा है, इसमें इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मनी बैक पॉलिसी इज डेट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, देखो कुछ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट देने के बाद 20% जो सम होगा, जो अश्योर किया है, जितना इंश्योरेंस का है उसका 20% को कैश में पे कर देंगे और अ सर्टेन इंटरवल्स टू द एश्योर्ड एंड द बैलेंस एट मैच्योरिटी। तो इसमें देखो आपने कुछ इंस्टॉलमेंट पे किया और इसमें क्या करेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका 20% आपको पे कर देगी और बाकी पैसा वो कब देगी, मैच्योरिटी के बाद देगी, ठीक है ना। एंड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड बिफोर द एंटोनमेंट टर्म फुल सम एश्योर्ड शैल बी पेबल विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ पेमेंट मेड अर्लियर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मैच्योरिटी में देखो 20% पहले कर देगी, फिर 80% में मैच्योरिटी होगा तब, और अगर जैसे डेथ हो गई तो इसमें क्या होगा, उस 20% को जो दे दिया उसको गिना नहीं जाएगा, अभी जो पेमेंट किया जाएगा वो पूरा 100% पे किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें वही बोला गया है। फिर जॉइंट लाइफ एंडोनमेंट पॉलिसी में क्या होता है, द पॉलिसी कवर्स मोर देन वन लाइफ अंडर अ सिंगल पॉलिसी। इसमें क्या रहता है, एक से ज़्यादा लोगों की इसमें पॉलिसी रहती है, ठीक है ना। अंडर दिस प्लान द सम एश्योर्ड इज पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स और ऑन द डेथ ऑफ द वन ऑफ द एश्योर्ड लाइफ। अब जैसे देखो हस्बैंड वाइफ दो लोगों ने अपना मिलकर जॉइंट इंश्योरेंस करवाया, ठीक है ना, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें पैसे कब मिलेंगे, या तो जो भी पॉलिसी है वो एक्सपायर हो जाएगी तो मिल जाएगी, या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ होगी तो वो पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। फिर अपना होता है जीवन मित्र डबल कवर्ड इंडोरमेंट पॉलिसी में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन डाइज द नॉमिनी इज पेड ट्वाइस द अमाउंट इंश्योर्ड फॉर। अब देखो जीवन मित्र में क्या रहता है, जो भी पॉलिसी जितने के लिए भी आपने अमाउंट आपने तय किया रहता है उससे ज़्यादा अमाउंट मिलता है। अगर जिस पर्सन ने अपना इंश्योरेंस जैसे 1 लाख के लिए करवाया था इंश्योरेंस, ठीक है ना, उसकी डेथ होगी तब उसको पेमेंट, जब उसको पैसे मिलेंगे तो पेड ट्वाइस मीन्स उसको 2 लाख मिलेगा, ठीक है ना। ये अपना इंश्योरेंस का था, तो आपको जो जो मैंने बताया आपको वही वही पढ़ना है, ठीक है।